रिसीव करने दीजिए, चालान देखकर अगर वो बोल रहा है तो भी ऑब्जेक्शन लीजिए। और ये दोनों चीजें अक्सर न्यायालय में होती है। और बड़ा आश्चर्य की बात है कि डिफेंस लॉयर बोल नहीं पाते, जो मजे हुए हैं, जो बिल्कुल मजे हुए जिन्होंने लॉ बढ़िया वो तो लेते हैं, लेकिन एक नॉर्मल वकील नहीं ले पाता। पर हमको ऑब्जेक्शन लेना है, चीफ में कभी भी उसको चालान नहीं देखने देना है, फैक्ट्स एपीपी एपीपी बता रहा है तो आपको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, आप इनको खुद ही बोलने दीजिए क्या बोल रहे हैं। और आप ऑब्जेक्शन लोगे ना, आपका ऑब्जेक्शन ओवरऑल नहीं होगा, आपका ऑब्जेक्शन सस्टेन होगा, राइट राइट। फिर ये कभी कोई ना कोई सा पीडब्ल्यू बनेगा, और पीडब्ल्यू 1 2 3 4 वाला नहीं होगा, ये पीडब्ल्यू का 8 9 10 वाला, क्योंकि आखिरी में आएगा ये। तो पीडब्ल्यू आप उससे क्या पूछ रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप किस पद पर हैं, या उस समय अनुसंधान कर रहे थे तो किस पद पर हैं, घटनास्थल पर आप कब गए थे, कौन सी गाड़ी से गए थे, अपनी गाड़ी से गए थे कि सरकारी वाहन से गए थे, गाड़ी का नंबर याद नहीं रहता उनको, अपनी गाड़ी से गए थे साहब नंबर याद नहीं है, गवर्नमेंट का कौन सा गवाह वहां पे मिला और वहां पे क्यों नहीं मिला, इतने भीड़ वाले इलाके में आपको कोई गवाही नहीं मिला वहां पे, राइट। वो इन्फॉर्म आपको किसने इन्फॉर्म किया था, ये सारी बातें आप ऐसे पूछेंगे। शुरुआत यहां से करनी चाहिए, ये एक सामान्य क्वेश्चन है जो आपको पूछना ही चाहिए। तो इस प्रकार से हम आईओ को क्रॉस करेंगे। आईओ को क्रॉस किस दो ही चीजों को लेकर करेंगे, एक तो एफआईआर झूठी है और इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से नहीं हुई, बस ये अपना सेंट्रल पॉइंट रहता है। यहां पर हमारा क्रिमिनल वाला पोर्शन खत्म हो रहा है। आज मैं आपको एक नया टॉपिक, बहुत सारे वकील इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये जो प्रैक्टिस है इसमें वकील कम है और मैटर ज्यादा है, तो इसमें भी बहुत स्कोप है। और इसका नाम है सरफेसी एक्ट। सुना है सब लोगों ने? सब लोगों ने नाम सुना था इसका? आज सेशन के पहले तक सुना था? नहीं सुना था। डीआरटी सुना था? डीआरटी ये भी नहीं सुना था। देखिए डीआरटी और सरफेसी ये दोनों एक प्रकार से भाई बहन है ना। डीआरटी आया था 1992 में, सरफेसी आया 2002 में, 10 साल बाद। इन दोनों की पहले मैं आपको हिस्ट्री समझा दूं तो आपको समझ में आएगा। डीआरटी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, बोलिए। डीआरटी अपने आप में कोर्ट है। कहां पर है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जो स्टूडेंट राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में, आपके यहाँ पर डीआरटी अलग होगा। डीआरटी स्टेट वाइज एक बड़ा ट्राइब्यूनल होता है। अब ये होता क्या है, आपने देखा होगा आजकल तहसीलदार लोग मकान दुकान पर क्या कर लेते हैं, जिनके ऊपर लोन है, मॉर्गेज लोन है, वो सिक्योर प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, कब्जा ले रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग एडीएम कलेक्टर और तहसीलदारी काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सारा पावर इनको ये दे रहा है। अब इसको यदि हम कहें तो आज मैं आपको सरफेसी 2002 पढ़ा रहा हूँ, इसकी पूरी प्रोसेस हम लोग समझने वाले हैं, पर तब समझ में आएगी जब आप इन दोनों को थोड़ा समझ लो कि ये कहीं कौन। इसकी हिस्ट्री भी चालू होती है डीआरटी से। डीआरटी को फुल फॉर्म क्या बोला जाता है? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेब्ट यानी ऋण वसूली अधिकरण, बोलिए, ऋण वसूली अधिकरण। तो ये भी न्यायालय है। अब स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ एंड नीड ऑफ बैंक। यहां से चालू हो रही कहानी। बैंक, सब लोगों ने बैंक सुना है, पर कभी आपने महसूस किया कि बैंक एग्जैक्टली है क्या? बैंक एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जन्म क्यों हुआ है? अच्छा, किससे डील करती है? मनी से। बैंक का काम ही किससे कनेक्टेड है? मनी, फाइनेंशियल। इसलिए बैंक को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये फाइनेंशियल है। बैंक का काम कैसे चालू हुआ कि जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा था उनको बोला गया कि तुम हमारे जमा कर दो, तुम्हारे घर पे क्या हो सकती है, चोरी हो सकती है, लूट हो सकती है, आग लग सकती है, और पैसा जेब में रहता है तो खर्च भी हो जाता है, तुम इससे हमारे यहाँ पर जमा कर दो, हम इसके बदले में तुमको क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। तो बोले हम कैसे जमा करें? तो बोले हम 4 प्रकार के अकाउंट खोल देते हैं। सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट, क्या बोलते हैं आरडी को, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और एक होता है करंट अकाउंट। तो हमने बैंक ने बोला हम 4 अकाउंट खोल देते हैं। आप एफडी कराओगे तो हम ज्यादा आपको इंटरेस्ट देंगे, 7% 8%, ये सबसे ज्यादा। आरडी कराओगे तो 6% देंगे, सेविंग कराओगे तो 4% देंगे, करंट में हम कुछ देंगे नहीं, चालू खाता है तो आप कितनी बार ये व्यापारी लोग चालू करते हैं। तो आप अपनी नीड के हिसाब से पैसे जमा कर दो। तो किसी ने एफडी कर दी, किसी ने सेविंग कर दिया, किसी ने आरडी कर दिया, किसी ने करंट अकाउंट। बैंक के पास खूब सारा क्या आ गया? पैसा आ गया। लोगों के पास खूब पैसा था, लोगों को लगा यार अच्छा है बैंक में सिक्योर भी रहेगा और बैंक हमको क्या दे देगी? ब्याज दे देगी। लोगों ने पैसे डिपॉजिट कर दिए, बैंक के पास आ गया खूब सारा पैसा। अब बैंक ने इधर से नीडी लोगों को ढूंढना चालू किया। नीडी कौन है? जिनको पैसों की जरूरत है, जिनके पास सपने तो है, हुनर तो है, लेकिन पैसा नहीं है। अगर पैसा मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बिजनेस लोन चालू हो गए, इंडस्ट्रियल लोन चालू हो गए, एजुकेशन लोन चालू हो गए, आजकल तो व्हीकल लोन चालू हो चुके हैं, मोबाइल के ऊपर भी लोन मिल जा रहा है, क्रेडिट कार्ड चालू हो गए ना। तो इन्होंने क्या कर दिया? बैंक ने अपना जो पैसा पड़ा था वो क्या कर दिया? लोगों को लोन दिया। अब जैसे एक बच्चा है, वो पढ़ाई में तेज है, लेकिन उसके पास एमबीए करने के लिए पैसे नहीं है, तो बैंक ने बोला यार तुम पैसे लो, पता है कि बच्चा आगे चल के क्या होगा, कहीं ना कहीं बड़े पैकेज पाएगा, पैसे वसूल हो जाएंगे। तो शिक्षा लोन, आवास लोन, किसी को घर चाहिए, आवास लोन, समझ आया? तो नीडी लोगों को लोन दे दिया। लोन का परसेंट ज्यादा रख दिया, 8%, 10%, 12%। इधर दे रहे हैं 4%, 6%, इधर हो रहा है 8-10। और इसी लोन के डिफरेंस से बैंक को हो गई इनकम। इसी से बैंक के एसी चल रहे हैं, बैंक के पीओ, बैंक के मैनेजर कार में घूम रहे हैं, सबको सैलरी मिल रही है। बैंक का फर्नीचर, बैंक में आप देख लो कितना अच्छा फर्नीचर है, अंदर सोफे लगे हुए हैं, फर्नीचर है, सब कुछ है। कहां से आ रहा है? ये सब रेट ऑफ डिफरेंस से फेल हो गया। अब ये दो काम बैंक करने लगे। अब धीरे धीरे बैंक आगे भी और काम करने लगे। अपन उसकी बात नहीं करते, एटीएम आ गया, डेबिट कार्ड आ गया, लॉकर्स आ गए, और भी बैंक ने काम चालू कर दिया। पर मेन काम ये था डिपॉजिट लोन एंड एडवांस लोन एंड डिपॉजिट मनी, ये दो काम थे। यहां तक समझ आया? अब क्या हुआ? धीरे धीरे कुछ लोगों ने बैंक का पैसा भरना बंद कर दिया। जिन्होंने लोन लिया वो डिफॉल्टर हो गए। तो डिफॉल्टर हो गए तो हमारे देश का कानून बहुत ही खतरनाक खराब था कि ये वसूल नहीं सकते थे, है ना। आपको पता है नीरव मोदी, ललित मोदी, किंगफिशर का विजय माल्या, ये लोग तो पैसे लेकर भाग गए। तो बैंक के लिए सबसे खतरनाक होता है कि पैसा डूब जाए। तो बैंक डूब जाती है। अगर लोग पैसा खाकर डूब गए तो बैंक उनको कहां से देगी? तो ये बैंक के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरनाक था। अब बैंक जाती थी कोर्ट में। अब कोर्ट जाती थी तो पहले से प्रॉपर्टी के मुकदमे चल रहे हैं, मारधाड़ के मुकदमे चल रहे हैं, किडनैपिंग सबके मुकदमे चल रहे हैं, तो तारीख क्या मिल रही है? लंबी। तो बैंक को तारीख मिल रही थी 2 महीने 3 महीने, केस का निराकरण हो रहा था 3-3, 5-5, 10-10 सालों में। तो बैंक की और हालत क्या हो रही थी? पतली। तो सारी बैंक जो वित्तीय संस्थाएं थी वो हो रही थी डूबने जैसी। कहीं आपने देखा था अपने इंदौर में महाराष्ट्र ब्राह्मण बैंक डूब गई थी, कहीं गुजरात मर्केंटाइल बैंक डूब गई, आपने सुना होगा ना। सारे सहारा बैंक का तो केस ही चल रहा है, सुब्रोतो वाला। तो कई लोग पैसे लेकर खा जाते थे। खा जाने का मतलब उनके पास तो कुछ पैसा, मतलब कुछ प्रॉपर्टी भी नहीं थी, तो बैंक के लिए बड़ी दिक्कत हो गई। यहाँ प्रॉब्लम चालू हुई और यहाँ कोर्ट जाने लग गए तो कोर्ट में मिल रही लंबी तारीख।
सनी देओल भी नाराज है, तारीख पे तारीख मिल रही है, साहब न्याय तो मिल नहीं रहा है, अब होगी प्रॉब्लम बैंक के लिए। तो एक नरसिम्हन कमेटी बनाई गई, नरसिम्हन कमेटी बनाई गई थी बैंक के सेक्टर में सुधार लाने के लिए। तो उसने रिकमेंडेशन किया कि बैंक का मामला कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, कहा जाना चाहिए डीआरटी में जाना चाहिए, कहा जाना चाहिए एक इसके लिए अलग से कोर्ट बनानी चाहिए, डीआरटी, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल। और वहां पर टाइम फिक्स कर दिया कि इतने समय में मामले को जल्दी निपटाया जाएगा। तो बैंकों को थोड़ी सी राहत हुई। 1992 की बात है ये। 1992 में अब जो व्यक्ति डिफॉल्ट करेगा उसका केस कोर्ट नहीं सुनेगा, उसका केस कौन सुनेगा? डीआरटी। डीआरटी सुनेगा बहुत जल्दी, महीने महीने 15-15 दिन में तारीख, साल भर में डिस्पोजल। ये होने लगा तो बैंक को बड़ा अच्छा लगा, डीआरटी आ गया। लेकिन इस डीआरटी में बहुत सारे लूपहोल्स थे, है ना। वकीलों ने इसमें से भी क्या निकाल दिया? लूपहोल्स निकाल दिए। फिर ये जो प्रॉब्लम्स थी, है ना, आरोपी जो डिफॉल्टर था उसके डिफॉल्टर के फेवर में इधर उधर कहीं ना कहीं स्टे लाना, ये करना वो करना, फिर बैंक का सरदर्द फिर बढ़ गया, ये फिर अटक गए मामले। तो 2002 में सरफेसी एक्ट आया। ये सरफेसी एक्ट जो है अब इसका तोड़ अभी वकीलों ने नहीं निकाला है, पर निकाल रहे हैं इसमें भी। सरफेसी एक्ट आ गया। सरफेसी एक्ट का मतलब ये था कि सिक्योरिटाइजेशन एक्ट, मतलब इसको बोला जाता है कंसेप्ट नीड ऑफ एक्ट। अब ये इसका एक्ट का मतलब था कि अब ये सारा मामला कौन ले लेंगे? एसडीएम ले लेंगे। तो एसडीएम का मतलब आपकी प्रॉपर्टी, जैसे आपने डिफॉल्ट किया, इसमें सब टाइम लिमिट हो गई। 60 दिन का एक नोटिस देंगे सिर्फ आपको कि पैसे दे दो, नहीं तो हम आपकी प्रॉपर्टी आके कब्जा कर लेंगे। 60 दिन में आपने पैसे नहीं दिए तो इंस्टीट्यूट आके क्या कर देगा? एसडीएम जो आएगा वो बैंक के अधिकारियों के साथ आके आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा? कब्जा ले लेगा। न सिर्फ कब्जा लेगा, उसके बाद उसका ऑक्शन हो जाएगा, नीलामी करके उसको बेच देगा, बेच के सारा पैसा आ जाएगा, उस पैसे में से अपना लोन लेकर अगर आपका बचा है तो आपको दे देंगे, और उल्टा कम पड़ गया तो वो डीआरटी में आपके खिलाफ लगा देंगे केस। तो इससे क्या होगा? बैंक को तेजी से, अभी सरफेसी में क्या हो रहा है, लोग आपको पता है मॉर्गेज, सब लोगों ने सुना है ना, मॉर्गेज मतलब अपनी मकान दुकान की प्रॉपर्टी रखकर क्या लेते हैं? लोन ले लेते हैं। तो लोन में जहां आपने पहली इंस्टॉलमेंट में पहली या दूसरी इंस्टॉलमेंट आपकी क्या होती है? डिफॉल्ट हुआ कि आपको ये सरफेसी एक्ट का क्या जाएगा? सीधे नोटिस है, और वो बोलेंगे कि आप पेमेंट भरो, नहीं तो 60 दिन में आपकी प्रॉपर्टी लेना। और जैसे आपने पेमेंट नहीं भरा 60 दिन में, तो एसडीएम आपके घर पे आके खड़ा हो जाएगा, सामान पूरा बाहर कर देंगे, आप करो तो करो, नहीं तो बाहर करके आपके इसमें ताला लगा देंगे। और अभी ये काम पहले गुंडे कर देते हैं, खुद फोन कर रहा है, खुद एसडीएम मतलब कोर्ट ही कर रही है। तो डिफॉल्टर जो थे उनकी प्रॉपर्टी से पूरा बैंक को क्या मिल जाएगा? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसे रिकवर हो जाएंगे। तो इससे क्या है कि बैंकों के राहत में ये कानून है। तो ये कानून भी ऐसा खड़ा सकता नहीं है, किसके प्रति है? बैंकों के फेवर में। अब बैंक क्या करती है? पूरा कब्जा ले लेती है इसमें, और आप आ जाते हो सड़क पे, है ना। ये चीजें हो रही है। और इसके लिए अपील अगर आपको करनी हो, तहसीलदार के खिलाफ जाना हो, तो कहां जाना पड़ता है? सीधे यहाँ वाली कोर्ट सुनती नहीं है, सीधे कहां जाते हैं? डीआरटी। ये पूरा टेक्निकल होता है। अब वो टेक्निक्स क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। स्पीडी रियलाइजेशन ऑफ द लोन अमाउंट, तो ये किसलिए आ गया? लोन अमाउंट को स्पीडी रियलाइजेशन करने के लिए। और जो ऑक्शन हो रहा है उसको क्या बना, नीलामी को भी लीगल बना रहा है। तो ये है डीआरटी, और डीआरटी का नाम ही हो गया डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल। और क्या करेगा? इस पूरे एक्ट का नाम है सरफेसी, जो एक हम लोगों ने पढ़ा, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जिसको अपन बोलते हैं सरफेसी एक्ट 2002। सबसे पहले डिफॉल्टिंग बोरोवर पे लागू होता है। किस पे ओवर लागू हो रहा है? डिफॉल्टिंग बोरोवर। बोरोवर मतलब जिसने लोन लिया था और उसने क्या कर दिया? डिफॉल्ट किया। और ये किसके फेवर में? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फेवर में ये कानून है, यानी उनके लिए बनाया हुआ है। तो सोचेगा कि इनके लिए, उन्हीं के लिए सोचेगा। टेकिंग ऑनरशिप, ये क्या करता है? इन सबको ऑनरशिप दिलवा देगा, उनकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दिलवा देगा। अभी तक मालिकाना हक कैसे मिलता है? मैं आपको बेच दूं, मैं आपको दान दे दूं, मैं आपको हिबा कर दूं, या मैं आपके नाम प्रॉपर्टी करूं। अब मैं आपको करना भी नहीं चाहता हूं, पर ये उठा के कर देगा, ये है मालिक, तुम नहीं हो मालिक। ऑनरशिप चली गई, टेकिंग ऑनरशिप, ऑनरशिप ले लेता है। 60 डेज नोटिस टू बोरोवर, इसमें सिर्फ 60 दिन का नोटिस मिलता है बोरोवर को। जैसे वो डिफॉल्ट करेगा, उस डिफॉल्ट से एकदम नोटिस जारी हो जाते हैं। तो कई बैंकों में आपने लीगल एडवाइजर देखे, बैंक में लीगल एडवाइजर की जो पोस्ट होती है ना, जो बैंकों के जो वकील होते हैं, उनको ये सरफेसी एक्ट बड़ा काम था, उनके पास नोटिस तैयार पड़े रहते हैं। जैसे डिफॉल्ट करते हैं 3 दिनों में तो नोटिस आ जाता है डिफॉल्टर के पास कि इस धारा के अंतर्गत आपको नोटिस दूंगा, आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया जाए? ऑप्शन कर लिया जाए। फिर उसमें डिमांड करते हैं लोन रीपेमेंट ऑफ लोन, आपसे बोलते हैं कि रीपेमेंट कर दो। टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिक्योरिटी एसेट, और आप नहीं करोगे तो आपकी जो सिक्योर्ड एसेट्स है उसको क्या कर देंगे? अपने कंट्रोल में ले लेंगे, मतलब उसका कब्जा ले लेंगे। रिकवरी ऑफ बैलेंस, पूरा बैलेंस मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो आपके खिलाफ केस का लगेगा, फिर डीआरटी में अलग लगेगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर में से बोथ रेमेडी। अब आप जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है पहले डीआरटी में भी जा सकता है और सरफेसी में भी जा सकता है, दोनों जगह जाएगा। अभी दोनों मैंने बोला ना भाई बहन है। और आगे चले आप इसको समझते हैं। What is SARFAESI Act? The Securitization and Reconstruction of the Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act 2002, also known as SARFAESI, is an Indian law. Indian law है. It allows bank and other financial institution auction residential and commercial property to recover loan. आजकल लोन लोग घर के लिए भी लोन लेते हैं, फैक्ट्री और कमर्शियल लोन भी लेते हैं। The first asset reconstruction company, सबसे पहले कंपनी थी ARC of India, which was set up under this act. ये ARC कौन है? ये एक ऐसी कंपनी है जिसको मकानों दुकानों की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जल्दी से खरीद लेता है। ये क्या करता है? अच्छा, बैंक को ये भी प्रॉब्लम है कि जैसे मान लो उन्होंने प्रॉपर्टी क्या कर ली, कब्जे में ले ली, तो खरीदार ही नहीं मिलते हैं। ये एक्ट क्या होता है? खरीदार भी पहले से कंपनी खरीद लेती है, फिर वो कंपनियां उसको तोड़ के बनाना हो, कैसे बनाना हो, जो करना हो, फिर कंपनी के हाथ में। तो कंपनी ये इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है ना, ये वाली। तो ये भी इसके साथ टाई अप है, इसका भी सरफेसी एक्ट में टाई अप है। अब हिस्ट्री ऑफ द एक्ट, before SARFAESI Act, recovery of debts due bank and financial institution act 1993 was used for the recovery of the default loan. However, there were several loopholes. मैंने आपको बताया उसमें बहुत सारे loopholes थे that were misused by the borrower as well as the lawyers. The committee recommended various new legislation to empower bank and other financial institution to take the possession. अब ये कह रहा है कि पुराने वाले कानून में पहले loopholes थे, उसको दूर करने के लिए ये एक्ट आ गया। तो डीआरटी में जो loopholes थे, जो उसमें 6 थे, उस 6 को इसने क्या कर दिया? भर दिया। किसने? SARFAESI Act में। तो SARFAESI Act was notified in December 2002. It was amendment 2004 12 December, इसमें कई बार amendment भी हुआ है। Provision under section 13(4), in the event of default by the borrower, secured creditor will have the following rights. अब ये 13(4) का नोटिस बहुत काम का रहता है। इसमें 13(4) का 13(2) और 13(4) ये आपको याद रखना है।
याद ही होना चाहिए। बहुत सारे वकीलों को पता ही नहीं 13-2 13-4 क्या होता है, पर जो लोग सर्फेसी का काम करते हैं उनको पता है 13-2 क्या होता है और 13-4 क्या होता है। 13-2 में 60 दिन के बाद 13-4 में कुछ राइट्स दे दिए गए। किसको राइट दिए गए? बैंकों को, जिनको पैसे वसूल लें। टेक पोजीशन, एक तो क्या ले लेंगे, कब्जा लेंगे, फिर उनको क्या है सेल का भी अधिकार है, बेच भी सकेंगे, लीज द सिक्योर लीज पे भी डाल सकते हैं। टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, अगर आप बिजनेस पे लोन था तो आपका पूरा बिजनेस अपने हाथ में ले लेंगे, है ना। बिजनेस अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, वो मैनेजर खुद अपॉइंट करेगा, कंपनी है, डिफॉल्ट तो कंपनी पर भी वो कब्जा ले लेंगे, कंपनी डिसॉल्व नहीं करेंगे। कंपनी लॉ में क्या होता था, डिसॉल्यूशन हो जाता था कंपनी, ये कंपनी ले लेंगे और मैनेजर खुद ही अपॉइंट कर देंगे। ओके, रिकवरी ऑफ द मनी पे बाय थर्ड पार्टी टू बोरोवर, और रिकवरी अगर मान लो कंपनी किसी और से पैसे ले रहे होंगे, कंपनी नहीं ले रही थी तो ये लोग उनसे पैसे वसूल लेंगे अपना। ये सारे पावर दे दिए। अब इस डायग्राम से समझिए, इसका वर्किंग मैकेनिज्म समझ लेते हैं, सरफेस का वर्किंग कैसा होता है। देखिए ये है बैंक, है ना, ये बैंक है और ये प्रॉपर्टी है, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी, ये एक कोई प्रॉपर्टी है मान लीजिए। इस प्रॉपर्टी पे इसने क्या कर दिया, लोन दे दिया, अब ये डिफॉल्ट कर रहा है, तो इसके जो राइट्स है वो बैंक किसी और को दे देगा, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, जो मैंने ना कंपनी ने टाई अप कर रखे इनको दे देगा। फिर ये क्या करेगा, इसका कब्जा ये ले लेगा इनसे। फिर ये इन लोगों को ऑप्शन 1 पहले तो नोटिस देंगे, बैंक वाले क्या करेंगे, पहले आपको 60 दिन का नोटिस देंगे, 13-2 जो मैंने आपको बोला, और फिर टेक पोजीशन 13-4, 13-2 13-4। फिर ये किनसे बात करेंगे, इनसे बात करेंगे जिनसे टाई अप है, ये लोग खरीद लेंगे इनसे, बैंक को अपना पैसा मिल गया, बैंक साइड में चली गई। अब ये इसको जो करना था वो हम लोगों ने पढ़ा, क्या कर सकता है, कंपनी है तो कब्जा ले लेगा, जो भी करना है। ये कंपनियां आजकल इनके साथ टाई अप हो गई है ना। तो एप्लीकेबिलिटी अब ये भी याद रखना, ये किसको, सर्फेस किसको मिलता है, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है। सिक्योर्ड मतलब जिन्होंने मॉर्गेज किया हुआ है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को नहीं मिलता है। अनसिक्योर्ड कौन होते हैं, जिन्होंने लोन तो दे दिया पर अपने पास सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं रखा, ये होते हैं अनसिक्योर्ड। तो अनसिक्योर्ड सरफेसी पे लागू नहीं होता, सरफेसी उन पे लागू नहीं होता है। सरफेसी किस पे लागू होगा, जब आपने कोई बंधक प्रॉपर्टी कर रखी है। दूसरा, मिनिमम लोन अमाउंट ₹1 लाख, और लोन अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 लाख से कम पे सरफेसी लागू नहीं होता, 1 लाख से ऊपर भी लागू होता है। तीसरा, मोर देन 20% ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेंडिंग, और कब 20% से कम पेंडिंग है वहां पर भी लागू नहीं होता है। 20% से ज्यादा पेंडिंग है आपका लोन अमाउंट तो ही ये लागू होता है। नॉट एप्लीकेबल, और एग्रीकल्चरल लैंड पे लागू नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको पता है एग्रीकल्चर में तो इनकम टैक्स में भी छूट मिली हुई है कृषि को लेकर, तो ये भी थोड़ा सा आप याद कर लेना, ये बिंदु आपको याद होना चाहिए। अब खास बात देख लीजिए जो आपको समझना है, प्रैक्टिकल बातें। सबसे पहले 13-2 का एक नोटिस आता है, आपका क्लाइंट लेकर आएगा, 13-2 का नोटिस आया तो आप देख लो 13-2 का है, तो आप उसको समझा दो, इशुएंस ऑफ द नोटिस व्हेन बोरोवर डिफॉल्टेड, यानी उससे बोल देना, यानी तुमने ईएमआई नहीं भरी है, ईएमआई मींस जो अपनी महीने की जो कट जाती है लोन की, आपने नहीं भरी है, वो बोलेगा नहीं भरी है, बोले वकील साहब आपको अंतर्यामी नहीं है, वकील को पता कहां से 13-2 मतलब एक सेक्शन पढ़ के समझ जाइए कि इसमें क्या क्या हुआ होगा, पुरानी हिस्ट्री भी पता चल जाती है कि आपने ईएमआई नहीं भरी है, और आपकी जो सिक्योर्ड, क्योंकि आपने कुछ बैंक में क्या दे रखा है, अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर रखा है, वो प्रॉपर्टी अब क्या हो जाएगी, बैंक आपसे ले लेगी कितने दिन में, 60 दिन में पेमेंट कर दो, और स्पेसिफिक डिटेल इस नोटिस में पूरा डिटेल रहती है, उस प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज की उस पूरी डिटेल डालना जरूरी है। अब अगर आप आरोपी की ओर से वकील हो तो आप देखिए कि ये 13-2 में ये बहुत जरूरी है कि स्पेसिफिक डिटेल डालनी चाहिए। डिटेल का मतलब लोन अकाउंट नंबर क्या था, कितना लोन लिया गया, कितना अमाउंट डिफॉल्ट है, कौन सी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नंबर क्या है, उसका मेजरमेंट क्या है, ये सारी चीजें, ये सब चीजें देखनी चाहिए। अगर आप देख रहे हो उसमें अगर कोई एक भी चीज डिफॉल्ट है तो 13-2 मैंडेटरी होता है, 13-2 में डिफॉल्ट हुआ तो सारी कार्रवाई क्या हो जाएगी, वापस से खत्म हो जाएगी, उसको फिर से देनी पड़ेगी। तो ये चीज आपको आरोपी की तरफ से देखनी पड़ती है, इसके अलावा और कोई टेक्निकल है बस ये देख सकते हैं। फिर 13-4 में अगर वो 60 दिन में 13-2 का कंप्लायंस नहीं करता है तो फिर सिक्योर्ड जो आपकी जो सिक्योर्ड जो प्रॉपर्टी थी उसका पोजीशन क्या कर लिया ले लिया जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, इन्फोर्समेंट प्रोसेस बोलते हैं। इन्फोर्समेंट मतलब अब आपको आप पुलिस के पास भी जाओगे ना तो भी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि तहसीलदार खुद आया है, पुलिस वाले तो तहसीलदार को सैल्यूट करते हैं, एसडीएम खुद आया है, तो वो लोग क्या करेंगे, आपको पोजीशन दिलवा रहे हैं। और फिर आपको क्या करना पड़ता है, अब आपको आपका स्कोप है कि आप डीआरटी के लॉयर बन सकते हैं। डीआरटी लॉयर मतलब ये इन दोनों एक्ट्स को अच्छे से अगर आप प्रावधानों को पढ़ लेते हैं तो आप अपने क्लाइंट को बचा पाएंगे, लेकिन क्लाइंट को उनकी गलतियों भी बचा पाओगे, है ना। उनकी गलतियां नहीं है तो आप भी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि एक्ट किसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ है, पूरा बैंकों के लिए बना हुआ है। नॉन कंप्लायंस ऑफ नॉन कंप्लायंस चैलेंज, अगर उन्होंने कंप्लायंस नहीं किया उसी को आप चैलेंज कर सकते हो, अगर उन्होंने कंप्लायंस कर लिया तो आपके पास स्कोप खत्म हो जाता है। अच्छा, इसी ग्राउंड पे क्या मिल जाता है अपने को, स्टे वगैरह मिल जाता है। अगर कंप्लायंस नहीं तो डीआरटी स्टे दे देती है सब कुछ, और डीआरटी नहीं देगी तो हाई कोर्ट, डीआरटी के बाद कहां जाएगा मामला, हाई कोर्ट। आगे समझ में, तो आज मैंने आपको आईओ का क्रॉस समझा दिया, आईओ को कैसे क्रॉस करना है उसकी मैंने टिप्स बता दी आपको। चालान पूरा पढ़ना है, पहले गवाहों की नकल निकाल लें, उन गवाहों को पढ़ लें, फिर उस पर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें। दो ही बिंदु है अपने, एक तो एफआईआर रॉन्ग है और इन्वेस्टिगेशन गलत हुई है, इन दो को लेकर ही अपने क्वेश्चन बनाने, वो मैंने आपको फिर डीआरटी का पूरा प्रोसेस समझाया। ठीक है, अब हमारा 2 सत्र बाकी हैं, एक 29वां और एक 30वां। कल 29वां सत्र होगा, कल का टाइमिंग 9:30 की जगह 9 बजे होगा, है ना। कल सिविल जज वालों की छुट्टी रख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि अपने यहाँ पे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है, तो 9 बजे हम लोग क्लास लेंगे। 10 बजे तक मैं कोशिश करके फिनिश करूंगा, क्योंकि कल सिर्फ अपील रिवीजन है तो 1 घंटे में हो जाएगा, परसों वाला 2 घंटे में जाएगा, हाईकोर्ट वाला वो उसके बाद। तो कल हम 10 बजे तक क्लोज कर देंगे और 10 बजे ही अपना डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। तो 8:30 भी कर सकते हैं क्या, कि 9 ही रखें, जैसा बोलो आप। 8:30 रख सकते हैं। जितने भी लाइव विद्यार्थी प्लीज आप लोग भी बताइए, अपनी कंसेंट दीजिए कि 9 की जगह हम 8:30 रख लें, तो थोड़ा सा हमको भी मैनेजमेंट करने में आसानी हो जाएगी। अगर 8:30 रखते हैं तो हम 9:30 पौने 10 तक फ्री हो जाएंगे। 10 बजे क्योंकि अतिथि आ जाएंगे। कल हम अपने यहाँ पर महाधिवक्ता जो है अर्चना केर, इंदौर हाईकोर्ट की जो महाधिवक्ता है, मेरी कलीग रही थी जब मैं भी गवर्नमेंट एडवोकेट था, शी विल बी चीफ गेस्ट, उन्हीं के हाथों से आपको डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। और साथ ही हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो मेरे दोस्त हैं रितेश हिनानी जी, अभी अध्यक्ष है वो, तो वो अपने यहाँ पे विशेष अतिथि रहेंगे। तो ये 2 मेहमान रहेंगे जिनके हाथों से आपको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कल का कोड याद रखेंगे, अपन ड्रेस कोड में हम लोग आएंगे, और कल कोशिश करके सभी लोग आए, जितने भी लोग हैं, और जो नहीं आए इंदौर के, जो लोग बाद में देखते हैं, रात को देखते हैं ये वाला, तो प्लीज आ जाए। ऐसा नहीं कल रात को देखोगे तो प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। तो आज ही, क्योंकि देखिए 44 लोग हैं ओनली 44, बाकी लोग क्या पता कब देखते हैं, तो आप लोग तो आ ही जाएंगे सभी, है ना। तो कल हम 10 से 11, 11:30 तक फिनिश कर देंगे, और 11:30 बजे कल हम लोग कोर्ट भी चलेंगे यहाँ से, क्योंकि अपन ड्रेसअप में आ ही रहे हैं।
तो कोर्ट में अपन चल के जो मेन मेन मालखाना और वो सब अपन एक बार थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेंगे, और कल यहाँ पर भी ग्रुप फोटो हो जाएगा और वहाँ भी कोर्ट विजिट के भी अपने ग्रुप फोटोज बन जाएंगे, राइट। और फिर हम लोग संडे का फिर तय करेंगे, संडे को अपना पीस रखना है कि 30वां सत्र हमको मंडे को रखना है, वो हम बाद में तय कर लेंगे, कल देख लेंगे। तो कल 29वां सत्र होगा और आपका सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, राइट। तो एक मिनट सभी के कमेंट पढ़ लो, ये लोग क्या कह रहे हैं। शिवेंद्र प्रताप जी, आप इंदौर आ रहे हैं, कहाँ से हो आप शिवेंद्र जी, कहाँ से आ रहे हैं आप, कौन से शहर से हो। श्री कृष्ण यादव 8:30 बजे, ओके ओके ठीक है। अक्षय शर्मा 8:30 बजे, ओके। मोहित सोलंकी 8:30 बजे, ओके। शेखर 8:30 बजे, सभी लोग 8:30 बजे का कह रहे हैं, तो 8:30 बजे का रख लेते हैं। तो 8:30 से ही हम लोग स्टार्ट कर लेंगे अपना सेशन। तो 8 से 9:30 पौने 10 तक खत्म करके थोड़ा 10-15 मिनट अरेंजमेंट करके 10 बजे से कार्यक्रम शुरू करते हैं, ठीक है। तो कल 8:30 का टाइम रहेगा, भूलिएगा मत है ना, वैसे मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा मॉर्निंग में। ओके गाइस, सो वी आर क्लोजिंग दिस सेशन। गुड बाय, टेक केयर एवरीवन।